नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली पर बात कर रहे हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों और भाषाविदों को उलझा रखा है, सिंधु लिपि। हाँ, और इसमें एक नया मोड़ आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई के जरिए। बिल्कुल, ये दुनिया की उन गिनी चुनी प्राचीन लिपियों में से है जिन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। एक रहस्य है। सही बात है। आज का हमारा फोकस सिंधु लिपि, एआई से समझ और चुनौतियां, लेख के कुछ जरूरी हिस्सों पर रहेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एआई इस गुत्थी को सुलझाने में कहां तक पहुंचा है। क्या बाधाएं हैं और हाँ, आगे क्या हो सकता है। और देखिए, ये चर्चा हो भी ऐसे समय पर रही है जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई अगस्त में ग्रेटर नोएडा में इसी विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कर रहा है। हाँ, वो 20 से 22 अगस्त को है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान में। तो ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना कितना अहम और प्रासंगिक है अभी। बिल्कुल। सम्मेलन का विषय भी यही है, सिंधु लिपि का अर्थ निकालना, वर्तमान स्थिति और आगे की राह। तो उम्मीद है कि वहां दुनिया भर के विशेषज्ञ मिलकर कुछ ठोस दिशा तय करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रेजेंटेशंस होंगे। अच्छा, तो चलिए पहले लिपि की जो मूल चुनौती है उसे थोड़ा समझ लें। 400 से ज्यादा निशान हैं, अलग अलग तरह के। हाँ, चित्रात्मक चिन्ह कह सकते हैं। और मुश्किल यह है कि मिस्र की रोसेटा स्टोन जैसा कुछ नहीं मिला, मतलब कोई ऐसा द्विभाषी लेख जिससे हम कोड को क्रैक कर सकें। और जो लिखावट मिली भी है वो बहुत छोटी है, कुछ ही चिन्ह एक साथ। एग्जैक्टली। इन्हीं वजहों से इसे समझना बेहद मुश्किल रहा है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये लोगो सिलेबिक हो सकती है। लोगो सिलेबिक मतलब कुछ निशान शायद पूरे शब्द या विचार दिखाते हों, और कुछ अक्षर या ध्वनि, पर यह सब अभी थियरी ही है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद आप कह रहे हैं कि एआई ने कुछ प्रगति की है। हाँ, बिल्कुल। एआई एल्गोरिदम्स ने क्या किया है कि इन सैकड़ों चिन्हों के इस्तेमाल में छुपे हुए पैटर्न पकड़े हैं, सांख्यिकीय संरचनाएं पहचानी हैं। अच्छा, जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स ने चिन्हों के क्रम में, आप कह सकते हैं, व्याकरण जैसे नियम खोजे। इससे ये बात और पुख्ता हुई है कि ये सिर्फ चित्रकारी नहीं है। अच्छा, तो ये एक व्यवस्थित भाषा प्रणाली है। हाँ बिल्कुल, जिसमें शायद शासन या व्यापार या हो सकता है धर्म से जुड़ी बातें दर्ज हों। ये महज सजावट नहीं है। ये जानना कि ये सचमुच एक भाषा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये दशकों पुरानी बहस को एक दिशा देता है ना। सही कहा। और फिर दूसरा बड़ा कदम है डिजिटलीकरण का। डिजिटलीकरण मतलब इन मोहरों और शिलालेखों को कंप्यूटर में डालना। हाँ, पर ये आसान नहीं है। मोहरें अक्सर उबड़ खाबड़ होती हैं, तो एएसआर नेट जैसी खास प्रणालियां बनाई गई हैं। एएसआर नेट? हाँ, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यानी ओसीआर जैसा ही है, पर खास तौर पर इन मोहरों के लिए। और इसने करीब 95% सटीकता हासिल की है चिन्हों को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने में। 95%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हमारे पास एक बड़ा डिजिटल डेटा सेट तैयार हो रहा है जिस पर एआई तेजी से काम कर सकता है। पारंपरिक तरीकों से ये बहुत धीमा होता। और क्या एआई ने अनुवाद की भी कोई कोशिश की है? क्या कुछ पढ़ने में आया है? देखिए, एक दावा तो किया गया है हाल ही में, शायद 2025 के एक अध्ययन में। डीप न्यूरल नेटवर्क और भाषाई मॉडलिंग का इस्तेमाल करके पहला कार्यात्मक अनुवाद का दावा है। पहला अनुवाद? सच में? दावा है, अभी इसकी स्वतंत्र पुष्टि होनी बाकी है। पर हाँ, ये शोध शायद तमिलनाडु सरकार के उस $1 मिलियन पुरस्कार का दावेदार बन सकता है जो लिपि को समझने वाले को दिया जाना है। वाह, ये सब सुनने में तो बहुत बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन जाहिर है राह में मुश्किलें भी होंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती तो है डेटा की कमी। डेटा की कमी? अभी को आपने कहा डिजिटलीकरण हो रहा है। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर ज्ञात शिलालेख हैं ही सिर्फ लगभग 4000, और ज्यादातर बहुत छोटे हैं, कुछ ही चिन्हों वाले। एआई को ठीक से ट्रेन करने के लिए ये काफी नहीं है। जैसे कोई भाषा सीखने के लिए सिर्फ कुछ वाक्य काफी नहीं होते। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी समस्या, जैसा हमने शुरू में कहा, पुष्टि का कोई जरिया नहीं है। वो रोजेटा स्टोन वाली बात। हाँ, एआई अगर कोई अनुवाद बताता भी है तो हम 100% कैसे मान लें कि वो सही है? कोई ज्ञात संबंधित जीवित भाषा भी तो नहीं है जिससे मिलान कर सके। ये तो वाकई एक बड़ी दीवार है, सत्यापन की समस्या। यही है। और फिर चिन्हों की जटिलता भी है। 400 से ज्यादा प्रतीक, कई बार 2-3 मिलकर इस्तेमाल होते हैं। ये ध्वनियात्मक हैं या नहीं? क्या इनका किसी ज्ञात प्राचीन भाषा, जैसे कुछ लोग सिंधु प्राकृत से संबंध की बात करते हैं, उससे कोई लेना देना है? ये सब सवाल एआई मॉडल को और जटिल बनाते हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या एआई अकेले ये गुत्थी सुलझा सकता है? मुझे नहीं लगता है।
ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य जो है वो बहुविषयक दृष्टिकोण में है। मतलब एआई को पुरातत्व, भाषा विज्ञान, सांख्यिकी, इन सब के साथ मिलकर काम करना होगा। अकेले एआई शायद काफी ना हो। जैसे मोटिव पहचान समस्या यानी MIP पर शोध हो रहा है। MIP? ये क्या है? मोटिव आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, यानी मोहरों पर बार बार आने वाले चिन्हों के समूह जिन्हें मोटिव कहते हैं, उनको पहचानना। ये शायद नाम हो या कोई पदवी या कोई खास वाक्यांश। एआई इसमें मदद कर सकता है। और डेटा बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है? वो 4000 शिलालेख तो कम है। हाँ, अच्छी बात यह है कि हड़प्पा.com जैसे कुछ संस्थान अपना शोध डेटा सार्वजनिक कर रहे हैं, ओपन एक्सेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर काम कर सकें। ये अच्छी पहल है। और वो तमिलनाडु सरकार का 1 मिलियन का इनाम भी है। हाँ, वो भी एक बड़ा प्रोत्साहन है शोधकर्ताओं के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो एआई ने तकनीकी तौर पर अहम पड़ाव पार किए हैं, पैटर्न पहचानने में मदद की है, डिजिटलीकरण में क्रांति ला दी है और अनुवाद की शुरुआती कोशिशें भी हुई हैं। हाँ, ये सब सही है। लेकिन डेटा की कमी और अनुवाद को सत्यापित करने की जो मौलिक चुनौती है, वो अभी भी बहुत बड़ी है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सफलता शायद पारंपरिक शोध और एआई के तालमेल से ही मिलेगी, अकेले किसी एक से नहीं। बिल्कुल। वैश्विक सहयोग, डेटा शेयरिंग और इस तरह के प्रोत्साहन, ये सब मिलकर भविष्य में किसी बड़ी सफलता की उम्मीद जगाते हैं, पर इसमें समय लगेगा। चलिए आज की इस दिलचस्प पड़ताल को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। हाँ। सोचिए, अगर हम वाकई एआई और पारंपरिक ज्ञान के इस मेल से इस प्राचीन कोड को तोड़ पाते हैं, तो उस महान सभ्यता के बारे में क्या कुछ पता चल सकता है? शासन के कौन से राज, रोजमर्रा की जिंदगी की कैसी कहानियां या उनकी आस्थाओं की कैसी दुनिया उन चिन्हों में कैद हो सकती है, जिसका हमें आज शायद अंदाजा भी नहीं।